हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द सेशन, द फर्स्ट सेशन 20 मिनट वीडियो ऑफ क्लास 9 चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वीडियो 20 मिनट्स में आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू देंगी जहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर को कवर करेंगे। दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स जो एग्जाम से पहले अपना रिविजन कर रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा जिसको अगर आप दबाओगे तो आप इस चैप्टर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी क्रांति जो फ्रांस में हुई थी जिसके बाद यूरोप में जो सैकड़ों सालों से राजा का राजपाट चल रहा था उसको ओवरथ्रो करके लोगों ने अपनी क्रांति के जरिए वहां पर लोगों की सरकार एस्टैब्लिश की। पहली बार कॉन्सेप्ट्स जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पूरी दुनिया में फैलने लगे, इतना ज्यादा कि हमारे खुद के इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान इससे काफी इंस्पायर हुए। इस चैप्टर के थीम्स को अगर समझे तो इसमें हम समझते हैं कि फ्रांस में क्रांति से पहले क्या स्थिति थी, फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट था, उसके बाद क्या इवेंट्स हुए, एंड फाइनली चैप्टर खत्म होता है विद द राइज ऑफ नेपोलियन। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1774 में जब फ्रांस की गद्दी संभालते हैं लुई 16, एक 20 साल के प्रिंस जिनकी शादी तभी हुई होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। वैसे तो देखा जाए अभी अभी राजा बने और शादी हुई तो लाइफ में मजामा होना चाहिए, बट उनकी लाइफ में आ गई थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि उनको विरासत में मिली थी फ्रांस की खाली तिजोरी। जी राजा तो वो बन गए थे बट बिल्कुल ठेंगे राजा। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने अपने दुश्मन ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी अमेरिका, उनकी मदद की थी इन देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जंग इतने साल चली कि फ्रांस खुद कर्जे में डूब गया और कर्जदार बन गया। उसके ऊपर सरकार चलाने के खर्चे, जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स था जहाँ राजा रानी और उनकी पार्टियां होती थी, उसके खर्चे काफी ज्यादा फ्रांस के तिजोरी के ऊपर एक बर्डन बन गए। ऐसे सिचुएशन में लुई 16 को पैसों की जरूरत थी और किसी भी राजा या सरकार को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो लोगों से टैक्सेस मांगते हैं और टैक्सेस बढ़ाते हैं। यहाँ भी लुई 16 ने कुछ ऐसा ही सोचा। इसको हम बोल सकते हैं एकमात्र कारण जिससे कि फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति हुई। इसको और समझने के लिए हमको समझना होगा कि फ्रांस में किस तरीके का समाज था बिफोर द रेवोल्यूशन इन द लेट 18th सेंचुरी। फ्रांस का जो समाज था इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। इस पूरे सिस्टम को ओल्ड रेजिम भी बोला जाता है। द फर्स्ट एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जी, जो आपके चर्च के लोग थे। सेकेंड एस्टेट में नोबिलिटी था जिसमें राजा, एरिस्टोक्रेट्स, अमीर लोग जिन पे बहुत जमीन हुआ करती थी वो थे। एस्टेट में आपके पेजेंट्स, आर्टिजन्स, कारीगर, शॉपकीपर्स वगैरह वगैरह थे। यहाँ पर काफी असमानता थी। जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के नोबिलिटी और क्लर्जी थे उनके पास थे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, कुछ ऐसे विशेष अधिकार जो उनको मिले थे जस्ट बिकॉज वो पैदा हुए थे फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के परिवारों में। फॉर एग्जाम्पल उनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस थी जहां वो कोई भी काम थर्ड एस्टेट के लोगों से फ्री में करा सकते थे। नॉट जस्ट दैट, उनको खुद टैक्सेस नहीं देना पड़ता था बल्कि थर्ड एस्टेट के लोग उनको टैक्सेस देते थे। थर्ड एस्टेट के जो गरीब पेजेंट्स थे वो पूरे दिन काम करके जो कमाते थे उसमें ज्यादातर पैसा टैक्स देने में ही चला जाता था। 3 तरीके के टैक्सेस वो पे करते थे। टाइल, एक डायरेक्ट टैक्स जो वो स्टेट को देते थे। टिथे टैक्स, दैट इज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो वो चर्च को देते थे। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो वो पे करते थे व्हेन दे यूज्ड टू बाय प्रोडक्ट्स जैसे टोबैको, कॉटन एक्सेट्रा। अब सिचुएशन बद से बदतर हुई जब फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस आया। फ्रांस में जो बहुसंख्या पॉपुलेशन थी वो कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसके वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ गई थी। लेकिन बैड हार्वेस्ट और सिवियर विंटर के कारण कभी कभी फूड ग्रेन्स की सप्लाई बहुत अच्छी नहीं होती थी जिसके वजह से प्राइसेस ऑफ फूड काफी बढ़ गया था। अब लोगों के वेजेस बहुत लिमिटेड थे, उनकी कमाई बहुत नहीं बढ़ी थी जिसके वजह से उनको खाना नसीब नहीं होता था, ना घर रहने को ना खाने को खाना। इसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब क्राइसिस हो जाता है सर्वाइवल पे और आप जीना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये वाली क्राइसिस थर्ड एस्टेट सबसे ज्यादा सह रही थी। अब किसी भी मूवी जब आप देखते हो और आपको बहुत बुरा सिचुएशन दिखाया जाता है तो उसमें से इमर्ज होता है एक हीरो, और यहाँ भी हीरो इमर्ज होता है स्टोरी में द न्यू मिडिल क्लास। थर्ड एस्टेट बहुत ज्यादा अत्याचार सह रहा था, टैक्सेस पे कर रहा था, बस खुद के कोई अधिकार नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में एक नई क्लास इमर्ज हुई, मिडिल क्लास, जो थर्ड एस्टेट के वो लोग थे जिन्होंने ट्रेड और एक्सपोर्ट के थ्रू काफी पैसा कमा लिया था और कुछ लोग एजुकेट भी हो गए जैसे प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, टीचर्स एक्सेट्रा। ये जो नई मिडिल क्लास थी दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग सोसाइटी कि क्यों प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ होना चाहिए, क्यों हम ही टैक्स दे। वो बात करने लग गए एक ऐसा समाज जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, लिबर्टी हो, अपनी सरकार हो। बहुत सारे फिलोसोफर्स जैसे जॉन लॉक, रूसो,
मॉन्टेस्क्यू, इनके जो आइडियाज थे डेमोक्रेसी पे, इक्वालिटी पे, वो किताबों के जरिए लोगों तक पहुंचने लग गए और लोगों के अंदर राजा के राजपाट पे, मोनार्की के अगेंस्ट काफी गुस्मर्ज होने लगा। अब इस बैकग्राउंड में आपको पता है कहानी क्या है। लुई 16 जो नए 20 साल के राजा बने हैं, उनको पैसों की जरूरत है और वो डिसाइड करते हैं टैक्सेस बढ़ाने की। और आपको पता है कि टैक्सेस कौन पे करता है? थर्ड एस्टेट। यहाँ पर वो एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते हैं। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती है जहाँ पर तीनों एस्टेट्स के प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से 300 लोगों को इनवाइट किया जाता है और थर्ड एस्टेट से 600 लोगों को इनवाइट किया जाता है। आउट ऑफ दी 600 पीपल जो पेजेंट्स और अनएजुकेटेड लोग हैं उनको नहीं अलाउ किया जाता, और जो प्रोस्पेरस लोग हैं, अमीर लोग हैं थर्ड एस्टेट के, उनको इनवाइट किया जाता है टू द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। यहाँ पर वोटिंग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि वन एस्टेट को वन वोट मिलेगा। अब ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को तो टैक्स देना नहीं है, वो लोग तो मान जाएंगे कि टैक्सेस बढ़ाना है, लेकिन यहाँ थर्ड एस्टेट को तकलीफ हुई। उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ वन एस्टेट वन वोट, इट शुड बी वन रिप्रेजेंटेटिव वन वोट। राजा ऑब्वियसली इस बात को नहीं माने, जिसके वजह से प्रोटेस्ट में उन्होंने इस पूरे असेंबली से वॉकआउट किया और 20 जून को पैलेस ऑफ वर्साइल्स के टेनिस कोर्ट पे मिले, जहां पर बहुत फेमस टेनिस कोर्ट ओथ लिया जाता है। यहाँ पर वो एस्टैब्लिश करते हैं अ न्यूली फॉर्म नेशनल असेंबली और प्रण लेते हैं कि वो एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जब ये सब पॉलिटिक्स चल रही थी तो फ्रांस की सिचुएशन भी बहुत खराब चल रही थी। राइजिंग प्राइसेस, बेरोजगारी, सिवियर विंटर, इन सब सिचुएशन की वजह से जो फ्रांस की औरतें थी उन्होंने शॉप्स में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया था और पूरे फ्रांस में हंगामा सा हो रहा था। तो डर के मारे राजा ने ऑर्डर दिया अपने ट्रूप्स को कि लोगों के ऊपर अटैक करो। जब लोगों को इस बारे में पता चलता है तो 14 जुलाई 1789 वो लोग जो है अटैक करते हैं ऑन द बास्टाइल फोर्ट ऑफ फ्रांस, जो मोनार्की का पावर सिंबल माना जाता था। अब ये क्रांति इतनी हद तक पहुंच जाती है कि लुई 16 नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करता है और एक 1791 का नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश होता है दैट मेक्स फ्रांस इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब ये कि राजा के पास अब अनलिमिटेड पावर नहीं है, उसकी पावर पे रिस्ट्रिक्शन लग गया है। जो भी फ्यूडल प्रिविलेजेस क्लर्जी और नोबिलिटी के पास हुआ करती थी, जहां पर वो टैक्स नहीं पे करते थे, उसको अब हटा दिया जाता है। जो चर्च के पास बहुत ज्यादा लैंड था उसको कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है। बट डेमोक्रेसी फ्रांस में अभी भी एस्टैब्लिश नहीं होती। सिटीजन्स को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक्टिव सिटीजन्स में ओनली मेन हु आर अबव द एज ऑफ 25 इयर्स, और जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, जो एटलीस्ट 3 दिन का लेबरर्स वेज का टैक्स पे करते हैं, दे आर अलाउड टू वोट फॉर द नेशनल असेंबली। बाकी जो मेन है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, 25 साल की कम की एज के हैं, सारी औरतों को और बच्चों को पैसिव सिटीजन्स माना गया हु आर नॉट अलाउड टू वोट। अब ये सारे सिचुएशन से लुई 16 खुश नहीं थे। उन्होंने तो सपने देखे थे नई बीवी है और आलीशान महल में मस्ती करेंगे, और यहाँ उनकी पावर उनसे छीन ली गई। तो उन्होंने फोन मिलाया अपने ससुराल ऑस्ट्रिया और प्रशिया और के राजा को बोला कि देखो जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो तुम मेरी मदद करो इन घुसपैठियों को भगाने में। नेशनल असेंबली को सीक्रेट नेगोशिएशन के बारे में पता चलता है तो वो वॉर डिक्लेयर करते हैं ऑन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया इन 1792। अब जब ये सब कहानी पॉलिटिकली चल रही होती है तो फ्रांस के समाज में कुछ पॉलिटिकल क्लब्स इमर्ज करने लगते हैं जो नेशनल असेंबली की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारी औरतों ने बहुत बहुसंख्या में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब रेवोल्यूशनरी सरकार आई, नेशनल असेंबली आई, तो वुमेन को पैसिव सिटीजन्स करार कर दिया गया। इससे बहुत लोग खुश नहीं थे। वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, उनको इक्वल पे नहीं मिलता था फॉर इक्वल वर्क एज कंपेयर्ड टू मेन। वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स एस्टैब्लिश करने लगी, फॉर एग्जांपल सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जहां पर वो डिमांड करने लग गए राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, राइट टू वोट, इक्वालिटी वगैरह वगैरह। ऐसे ही एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब जो फ्रांस में इमर्ज हुआ वाज द जैकोबिन क्लब। यहाँ पर जो समाज के कम समृद्ध लोग थे, लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वो लोग मिलने लगे एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। अब अपने आप को अमीर लोगों से अलग दिखाने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया एक अलग तरीके का कपड़ा, जिसको आजकल हम पलाजो या पजामा बोलते हैं, और उन्होंने बोला सैंस कुलेट्स। कुलेट्स होते हैं वो नी ब्रीचेस, वो वाले पजामे जो घुटने पे कसते हैं, ये अमीर लोग पहनते थे, और वो लोग पहनते थे खुले खुले पजामे जिसको सैंस कुलेट्स बोला जाता था। प्लस वो रेड कैप भी पहनते थे विच वॉज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी। उनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब इस ग्रुप ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम और नहीं सहेंगे, हमें भी चाहिए राइट टू वोट। तो 1792 में जैकोबिन्स ने अटैक किया पैलेस ऑफ ट्यूइलरी, जहां पर लुई 16 और मैरी एंटोनेट रह रहे थे, और उनको बंदी बना लिया। इसके बाद नेशनल असेंबली ने उनकी बात मानी एंड फ्रांस इज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिपब्लिक। मोनार्की बिल्कुल हटा दी जाती है। ऑल मेन अबव द एज ऑफ 21 रिगार्डलेस वो कितना कमाते हैं, दे आर अलाउड टू वोट, लेकिन अभी भी वुमेन को पैसिव सिटीजन का ही दर्जा दिया जाता है।
मारी एंटेनर और लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है बाय गिलेटिन। अब फ्रांस में जो सरकार आती है उसको बोलते हैं कन्वेंशन, जिसके लीडर होते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो फ्रांस को एक साल 1793 to 94 रूल करते हैं। इस एक साल को रेन ऑफ टेरर या आतंक का राज भी बोला जाता है, क्योंकि इस एक साल में काफी सारे लोगों को गिलेटिन या एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का सपना था कि वो फ्रांस में समानता इक्वालिटी एस्टैब्लिश करेंगे, बट वो इस चीज को लेकर थोड़े एक्सट्रीम में चले जाते हैं। वो कुछ ऐसे मेजर्स लाते हैं जिनकी वजह से उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स उनके दुश्मन बन जाते हैं। पहला, वो एक ऐसा कानून लाते हैं दैट प्लेसेस अ सीलिंग ऑन द वेजेस एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स, कि इससे ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं मिल सकती है और इससे ज्यादा चीजों का प्राइस नहीं हो सकता है। दूसरा, ब्रेड को राशन किया गया, मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं रखी गई। जो आपका व्हाइट ब्रेड था जो थोड़ा टेस्टी और एक्सपेंसिव था उसको बैन किया गया और सबको बोला गया कि सब लोग होल व्हीट ब्रेड या इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे। चौथा, टर्म्स जैसे मैडम और मॉन्सियोर जो समाज में असमानता लाते हैं उसको बैन किया गया। लोगों को बोला गया कि अब से वो एक दूसरे को सिटोयन एंड सिटोयीन से संबोधित करेंगे। जो चर्च था उसको कंप्लीटली शट डाउन कर दिया गया और उसकी लैंड और बिल्डिंग्स को ऑफिसेज और बैरक्स में कन्वर्ट किए गए। जो भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अगेंस्ट बोलता उसको रॉबेस्पियर जेल में डाल के गिलेटिन करा देता। अल्टीमेटली उनके इतने दुश्मन बन गए कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को ही अरेस्ट करके गिलेटिन करा दिया था इन जुलाई 1794। अब जो है फ्रांस में आया एक नई सरकार कॉल्ड द डायरेक्टरी। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया और जो राइट टू वोट गरीब लोगों को दिया गया था वो उनसे वापस से छीन लिया गया। लोगों ने बोला कि भाई गरीब लोगों को सरकार दी तो ये लोग लेफ्ट एंड राइट लोगों को मारने लगते हैं, तो अब जो है वापस से राइट टू वोट ओनली वेल्दी प्रॉपर्टी मेन के पास होता है। इस लोगों ने रियलाइज की कि जब एक आदमी के हाथ में पावर होती है तब पावर का मिसयूज का चांस ज्यादा होता है। इसीलिए जो नई सरकार डायरेक्टरी बनी, इट वाज अ 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको एडवाइस करती थी टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। पर आपने वो कहावत तो सुनी होगी, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, या फिर जहां मिले 5 माली वहां होगा बाग हमेशा खाली। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे डिसीजन मेकिंग में, वो आपस में ही लड़ते रहते थे और फ्रांस में काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या इमर्ज होता है? एक लीडर। और यहाँ इमर्ज हुआ एक हीरो, एक लीडर, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे 1805 तक आते आते उन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था। वो अपने आप को फ्रांस का मॉडर्नाइजर मानते थे। काफी सारे मेजर्स भी लाए टू मॉडर्नाइज फ्रेंच इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस किया, रेट्स और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया। बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन रूल को वेलकम भी किया, सोच के कि ये हमारे लिए लिबर्टी और फ्रीडम लाएंगे। बट ऐसा नहीं था, नेपोलियन एक डिक्टेटर था। उनके अगेंस्ट दुश्मनी इतनी बढ़ती रही कि फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में उनको हरा दिया जाता है। और उसके बाद की कहानी आप क्लास 10 में पढ़ोगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों की जो सरकार आई वो थोड़े वक्त के लिए आई, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी थे वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। उसने पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स को बदला। दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इस चैप्टर का डिटेल्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन चल रहा है उमंग सेशंस में। यू डू नॉट वांट टू मिस इट। तो इसी चैनल पे उमंग सेशंस भी चल रहे हैं, कम फॉर दैट। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट में बताओ। शेयर जरूर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। तभी मैं लाऊंगी सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का ऐसा ही एक वन शॉट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।